हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? जो भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मेरा वीडियो देखते हैं, तो मैं सभी की हृदय से आभारी हूँ। जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, तो उनको भी मेरी तरफ से थैंक्स। और आजकल जो श्रावण मास चल रहा है, तो श्रावण मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आपके लिए मंगलमय हो। कल मैं न्यूज़ देख रही थी, तो न्यूज़ में कई पाकिस्तानी युवतियों और कई मुस्लिम धर्म की युवतियों का, जो हमारे इंडिया में, उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था पत्रकारों के द्वारा। तो मैंने उन युवतियों को कहते हुए सुना, और मैं कई साल से यही सुन रही हूँ मुस्लिम युवतियों से कि जो उनका धर्म है, उनका धर्म में जो उनका वैवाहिक जीवन है, वो सुरक्षित नहीं रहता है। उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है और 3 तलाक को कह करके उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। बता रही थी कि यदि हम खाना अच्छे से नहीं बनाते, आटा नहीं लगाते, यदि फिर टाइम पर हम कोई काम नहीं कर पाते हैं, तो हमको तलाक की धमकी दी जाती है, या फिर हमें 3 तलाक दे दिया जाता है। तो जो हमारा धर्म है, हमारे धर्म में युवतियों को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। तो मैं उन मुस्लिम बहनों से ये कहना चाहूँगी कि आप यदि समझे कि आपके धर्म में युवतियों को परेशान किया जाता है, तो ये शायद हम लोगों की गलत फहमी होगी। क्योंकि जो युवती होती है, वो चाहे किसी भी धर्म की हो, और यदि उनके पास में पावर नहीं है और या फिर घुट घुट करके जीती, कुछ बोल नहीं सकती है, तो सभी धर्म की युवतियों को परेशान किया जाता है। तो यदि आप ये सोचे कि आप हिंदू धर्म में आ जाएं, या फिर आप हिंदू धर्म को अपना लें, किसी हिंदू युवक से विवाह कर लें, तो जो आपकी लाइफ है वो हैप्पी हो जाएगी, लाइफ हैप्पी हो जाएगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि आप जिस भी धर्म में जाएंगी, यदि आप कमज़ोर हैं, तो आपको हर जगह ही परेशान किया जाएगा। तो आपको अपने धर्म में रहकर ही आपके हक की लड़ाई लड़नी होगी, और आपको अपने धर्म से ही आपकी हक की लड़ाई लड़के अपने आप को एक मिसाल की तरह कायम करना होगा, कि आपके जो बच्चे हैं, आपके बच्चे समझ सके कि हाँ, हमारी माँ इतनी पावरफुल है कि उसने हमको आगे बढ़ाया, इतनी घुटन भरी और इतनी मुश्किल की ज़िंदगी से निकल करके हमें आगे बढ़ाया। तो आप अपने धर्म की लड़ाई वहीं पर ही रह करके लड़े। क्योंकि कभी भी ना, हमको जो हमारी युद्ध भूमि होती है, जो हमें दी जाती कि हमें यहाँ पर ही लड़ना है, हमें यहाँ से ही लड़ करके आगे निकलना है, तो आपको वहाँ पर ही अडिग रहना चाहिए। और बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे धर्म में यदि परेशान किया जाता है तो हम दूसरे धर्म में जाएं। तो मैं ये बात हिंदू धर्म की युवती के लिए भी कहती हूँ, क्योंकि कई हिंदू धर्म की युवतियों ने भी जा कर के मुस्लिम धर्म में विवाह किया, फिर मुस्लिम धर्म को अपना लिया, फिर उन्हें पता चला कि नहीं, इस धर्म में भी युवक इसी तरह के होते। तो युवक तो चाहे कोई भी आपका धर्म हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि वे अच्छे हैं तो वो आपके धर्म वाले भी अच्छे होंगे, और जो हिंदू धर्म वाले हैं वो भी अच्छे होंगे। और मैं भी एक हिंदू से ही बताया है कि जब मैं शादी होकर के आई थी, तो मुझे तो इस घर में सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, और मुझे बहुत ज़्यादा ये टॉर्चर भी किया जाता था। और मेरे जो है बच्चे इतने छोटे छोटे से थे कि मुझे यही नहीं समझ आता था कि मैं कहाँ जाऊँ। मैं रात भर रोती रहती थी, और मैं सोचती थी अब पता नहीं मेरे बच्चों का क्या होगा। लेकिन जब मैं सुबह उठती थी, तो सुबह उठ करके मुझे एकदम ऐसा फील होता था कि नहीं, जो रात थी वो तो रात ही थी, अब मैं हार नहीं मानूंगी, मुझे जीतना है। तो जितनी बार भी दुख होता था, जब मैं उस दुख से बाहर निकलती थी, तो मैं डबल एनर्जी के साथ निकलती थी। मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं अपने मायके जाऊंगी या किसी की हेल्प लूंगी। क्योंकि मेरी शादी हुई है, तो मैं बहुत दूर की एमपी की हूँ, तो मुझे यहाँ के ना तो कल्चर के बारे में मालूम था, और ना मैं कभी किसी से ज़्यादा बात करती कि मैं किसी को अपना दुख बताऊँ या किसी की हेल्प लूँ। तो मैंने अपनी हेल्प खुद से ही की थी। और जब भी मुझे दुख हुआ, कुछ परेशानी हुई, तो उस परेशानी का सॉल्यूशन मैंने खुद ही निकाला। ये नहीं सोचा कि मैं अब हार जाऊंगी, तो अब मेरे बच्चों का क्या होगा यदि मैं किसी का सपोर्ट लूँगी। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी, तो मुझे थोड़ा बहुत कुछ समझ आने लगा था कि जैसा जैसा मुझे बताया गया, उसमें से 1% भी सच नहीं है। तो एक दिन मैंने अपने फादर से कहा कि आप तो बोल रहे थे कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, और आप मुझे पहले से बता देते तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन आपने क्यों छुपाया मुझसे। तो मेरे फादर ने मुझसे कहा कि तू तो बेटा इतना पढ़ी लिखी है, तो तू जॉब कर ले।
तो उस वक्त मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी जब मैं यहाँ पर आई थी। मुझे यहाँ के ना कोई रास्ते पता थे और ना ही मुझे कहीं घर से निकलने दिया जाता था। यहाँ तक कि जब मेरे घर पर फ़ोन लग गया था तो उस फ़ोन पर को भी लॉक कर दिया जाता था। उस कंडीशन में मैं कैसे जॉब करती, क्या करती। तो मैंने ये लड़ाई इसी तरह खुद से ही लड़ी है। तो जो भी युवतियाँ हैं उनको ना किसी भी तरह से यदि उन्हें उनकी जिम्मेदारियाँ मिली हैं, चाहे उसमें कठिनाई तो जिम्मेदारी यदि आप निभाओगी तो उसमें होंगी, किसी को थोड़ी होती है, किसी को ज़्यादा होती है। और यदि आपको लगे कि यदि आप कठिनाइयों से भागकर आराम की ज़िंदगी जिएंगी तो आराम की ज़िंदगी तो जब हमें मिलती तो कोई भी नहीं जी सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी को अपने घर में रह कर ही अपने जीवन से संघर्ष करना चाहिए। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि आजकल जो विवाद का मुद्दा बना हुआ है सीमा और सचिन, तो जो सीमा हैदर वो पाकिस्तान की है और जो सचिन है वो हमारे भारत का नोएडा का युवक है। तो यही हमारे जो है इस समय विवाद का मुद्दा बना हुआ है, चाहे आप अखबार देखें, टीवी देखें या कहीं गली नुक्कड़ पे चर्चा देखें। तो सीमा हैदर जिस तरह से नेपाल के रास्ते से होती हुई बिना वीज़ा के यहाँ पर आ गई और जिस तरह से सचिन उसको यहाँ पर लेकर के आया है, तो दोनों ने ही इनलीगल काम किया है। तो ये हमारे जो भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसको यूं ही सामान्य ना लें, क्योंकि जिस तरह से सचिन और सीमा हैदर का इंटरव्यू लिया जा रहा है, जितना लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो उससे लोगों को ये नहीं है कि हमारे भारत पे कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि वो सचिन के साथ में उसकी शादी हुई तो इसका तो एक भी प्रूफ नहीं है, लेकिन वो काठमांडू गई थी, काठमांडू से वीडियो बनाए हैं उसने और नेपाल से उसने करेंसी भी चेंज कराई और वह 5-6 लाख रुपए भी यहाँ पर लेकर के आई है। उसके पास में कई सारे मोबाइल भी हैं, लेकिन उसकी कोई इतना गहन तरीके से जांच पड़ताल अभी नहीं की गई है। और इस तरह से तो हमारे जो देश की सुरक्षा है वो हमेशा ही खतरे में पड़ी रहेगी, क्योंकि हमारे भारत में पाक सीमा को पार करके कोई नागरिक इतना आसानी से आ सकता है। तो हमारे देश की सुरक्षा का क्या है, किस तरह से सुरक्षा हो रही है। और वो फिर दोबारा जाती है, दोबारा से जा कर के फिर अपने 4 बच्चों को वापस लेकर के आ जाती है और बहुत सुरक्षित रह करके वो नोएडा में खुद भी रह रही है और अपने बच्चों को भी रख रही है। और जिन लोगों ने रखा है तो उन्हें हम क्या कहेंगे कि यदि हमारे भारत का कोई युवक जाकर के पाकिस्तान में इस तरह से रहने लगे तो क्या उसे इस तरह से रखा जाएगा? वो तो सीमा को भी नहीं पार कर सकता। इस बात के तो कई प्रूफ है कि एक राजस्थान के युवक है, वो सीमा पार कर गया था तो उसको वहाँ पर देश आतंकवादी समझकर उसको जेल में डाल दिया और कई सालों से वो जेल में है, उसे जेल से छोड़ा भी नहीं गया। इसी तरह से सरबजीत सिंह थे, जो सरबजीत सिंह है वो पंजाब के थे और वो पंजाब के बॉर्डर को पार करते हुए पाकिस्तान में चले गए। तो जब वो पाकिस्तान की सीमा में गए तो उन्हें वहाँ पर अरेस्ट करके उन्हें जेल भेज दिया गया, जेल में ही रखा गया। और जब वो वहाँ पाकिस्तान की जेल में थे उस समय तो उनकी बच्चियाँ बहुत छोटी छोटी सी थी और जो उनकी वाइफ है वो भी घरों में झाड़ू पोछे का काम करती थी। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी और ये नहीं था कि हमारे यहाँ की सरकार ने गुजारिश नहीं की थी और उनकी परेशानियाँ नहीं बताई, लेकिन सरबजीत सिंह को नहीं छोड़ा और उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया था कि वो मानसिक संतुलन ही खो बैठा था। और उसी तरह से हमारे यहाँ के कैप्टन अभिनंदन थे, तो वो जब फाइटर प्लेन से गए थे तो उनका जो फाइटर प्लेन था वो पाकिस्तान की सीमा में जा गिरा और जब पाकिस्तान की सीमा में जा गिरा तो उन्हें दुश्मन समझ करके अरेस्ट कर लिया, उन्हें जेल भेज दिया गया और जेल में उन्हें इतनी यातनाएं दी गई कि उनके नाखून भी उखाड़ दिए गए और उन्हें कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा जाता था, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था और वो भी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। और जब उनकी फैमिली के लिए सरकार ने बहुत गुजारिश करी कि इनकी फैमिली से उनको मिलने दिया जाए, जब उनकी फैमिली मिलने के लिए गई तो कई दिन तक तो इसी तरह का तमाशा सा बनता रहा कि आज मिलने दे रहे, आज मिलने दे रहे। जब मिलने का समय हुआ
तो वो शीशे के अंदर बैठे हुए थे। अब शीशे के अंदर ना तो कोई उनके एक्सप्रेशन थे, ना कुछ थे, किस तरह से बात कर रहे थे। तो इस तरह से उनका बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। तो हमारे यहाँ का कोई भी नागरिक यदि पाकिस्तान की सीमा में चला जाता है तो घुसपैठिया समझ करके उसको बहुत टॉर्चर किया जाता है, उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। तो हमारे यहाँ पर यदि सीमा हैदर इतनी आसानी से आ गई नेपाल की सीमा से बिना कुछ वीज़ा के, और किस तरह से आई होगी, किस तरह से उसने यहाँ आने का प्लान बनाया होगा और किस तरह से सचिन उसके पास गया होगा। तो हमारे जो देश के नवयुवक हैं वो तो हमारे देश के लिए जान दे देते हैं। हमको हमारे देश के लिए वफादार होना चाहिए। यदि हम अपने देश के लिए वफादार नहीं होंगे तो फिर हम किसके लिए वफादार हो सकते हैं। आप जरा से एक गर्लफ्रेंड के झांसे में आकर के और आप हमारे भारत की सरहद को पार करके पाकिस्तान जा सकते हो, और एक लड़की को आप पाकिस्तान से ला सकते हैं और उसको जगह जगह घुमा सकते हैं। तो ये तो आप खुद ही देशद्रोही हुए। कहते हैं कि हिंदू देशद्रोही नहीं होते, तो मैं वही बता रही हूँ कि देशद्रोही होने का कोई धर्म या मजहब नहीं होता है। और हमारे जो देश की सुरक्षा है वो तो हम लोगों के हाथ में ही है। यदि हम कहें कि सिक्योरिटी इतनी नहीं है या उतनी नहीं है, तो ये जो सिक्योरिटी का ध्यान तो हर एक नागरिक का होता है। हर एक नागरिक को ये सोचना चाहिए कि आप किसी से मोबाइल पर बात कर रहे हैं या कोई गेम खेल रहे हैं तो आपके साथ में कौन कौन है और वो किस जगह का है। ये नहीं कि यदि कोई आपको सुंदर सी लेडी में यदि आपके गेम में आ गई है तो आप सब भूल जाएं कि ये कहाँ की रहने वाली है, ये कौन है। तो इस तरह से तो आप लोगों की वजह से हमारे भारत को बहुत ज़्यादा खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो हर एक जो भी नागरिक है उस नागरिक को हमारे देश की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए, और ना कि सीमा हैदर और सचिन को एकदम गदर पिक्चर की तरह हीरो हीरोइन बना करके पब्लिक के सामने पेश किया जाना चाहिए।